हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 का विद्रोह क्या था। आखिर क्यों हुआ था 1857 का विद्रोह, इसके पीछे क्या कारण थे, आखिर क्यों असफल हो गया था ये विद्रोह, आखिर क्यों नहीं मिली थी हमें 1857 के विद्रोह के बाद आज़ादी। तो इन्हीं सवालों के जवाबों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आज की इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 1857 के विद्रोह से पहले भारत में क्या हो रहा था। फिर हम ये जानेंगे कि 1857 में भारत में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। फिर हम ये जानेंगे कि 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा, क्यों 1857 के विद्रोह के बाद भारत को आज़ादी नहीं मिल पाई। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि 1857 से पहले भारत में क्या हो रहा था और कैसे अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना शासन स्थापित किया। तो आइए इसे समझते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में राजाओं और नवाबों की ताकत और स्वतंत्रता कम होने लगी। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि स्थानीय राजाओं को भी अपने ही हित की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत करनी पड़ रही थी। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी गोद लिए हुए बेटे को राजा बना लें, और इसके अलावा पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से ये रिक्वेस्ट की थी कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासत थी। 1801 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर सहायक संधि थोप दी, जिसके बाद 1856 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह ऐलान कर दिया कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह अवध रियासत को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब वाजिद अली शाह को उनके पद से हटा दिया और अवध पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़लों के शासन को ख़त्म करने के लिए 1849 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। इसके बाद 1856 में लॉर्ड डलहौजी के बाद कैनिंग को भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया। कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें सिर्फ राजकुमार की मान्यता ही दी जाएगी। और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके कई रियासतों पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ तक का इतिहास आपको बताना ज़रूरी था, ताकि आप आगे 1857 के विद्रोह के कारणों को आसानी से समझ पाएंगे। अभी तक हमने जाना कि 1857 से पहले भारत में क्या हो रहा था। अब हम देखेंगे कि 1857 में भारत में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट में बताइए कि अभी आप किस क्लास में स्टडी कर रहे हैं। क्या आप स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मार्च 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सिपाहियों को एक नई राइफ़ल दी जिसका नाम था एनफील्ड राइफ़ल, और इसी एनफील्ड राइफ़ल की वजह से 1857 का विद्रोह भड़का, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सिपाहियों को जो राइफ़ल दी थी उसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, और देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैलने लगी। अंग्रेज़ों की इस हरकत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही ने एनफील्ड राइफ़ल को चलाने से मना कर दिया। ये सिपाही और कोई नहीं बल्कि मंगल पांडे थे, जो कि भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। मारो फिरंगी को ये नारा भी मंगल पांडे ने ही दिया था। मंगल पांडे ने न सिर्फ एनफील्ड राइफ़ल को चलाने से मना कर दिया था, बल्कि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह भी कर दिया था, जिसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद सभी ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। आपको क्या लगता है, मंगल पांडे ने पहले विद्रोह क्यों कर दिया था, और क्या होता अगर मंगल पांडे दूसरे विद्रोहियों के साथ विद्रोह करते? क्या मंगल पांडे को फांसी नहीं होती?
मंगल पांडे, जिन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने का तभी फ़ायदा है जब आप वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाब दें, ताकि आपके सोचने की स्किल डेवलप हो सके। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के पैदल सिपाहियों ने शुरू किया, जिसके बाद इसमें घुड़सवार सैनिक और अन्य लोग भी शामिल होते गए। 11 मई 1857 को विद्रोही मेरठ से लाल किला गए, जहां अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से कहा कि वे उनके साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में उनका नेतृत्व करें। इतने सारे विद्रोहियों को देखकर बहादुर शाह जफर ने हाँ कर दी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्यों हुआ था 1857 का विद्रोह? इसके कारणों को जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें ऐसी और वीडियोज़ को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और जब आप हमारे वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियोज़ में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में भी काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ को ला सकें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि 1857 का विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ। तो अब हम ये देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। मैं आपको बता दूं कि 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ था। इसके कई सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारण थे जिनकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों के बारे में। राजनीतिक कारणों में सबसे पहले हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के बारे में, जिसे हड़प की नीति या विलय की नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 1850 के दशक में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति बनाई थी। इसके तहत अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो उसकी रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में चली जाती थी। इस नीति में ये भी कहा गया था कि अगर कोई राजा किसी बच्चे को गोद लेता है तो हम उसे उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। और अब क्योंकि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए उस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता था। झांसी, सितारा, नागपुर और अवध जैसी रियासतों पर अंग्रेज़ों ने इसी तरीके से कब्जा किया था। तो अब हम बात करते हैं दूसरे राजनीतिक कारण के बारे में, जो कि था लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि बनाई थी। इस संधि में ये कहा गया था कि जो रियासत इस संधि पर हस्ताक्षर करेगी उसकी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। लेकिन साथ ही इसमें यह भी बताया गया था कि अगर उस रियासत को किसी दूसरे रियासत के साथ संधि या युद्ध करना है तो उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से इजाज़त लेनी होगी। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं से उनके फैसले लेने के अधिकार को भी छीन लिया था। इसके बाद राजा सिर्फ नाम का राजा रह गया था, असली ताकत अंग्रेज़ों के हाथ में थी। तो अब हम बात करते हैं तीसरे राजनीतिक कारण के बारे में, जो कि था मुग़ल बादशाही का अंत। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंग्रेज़ों ने ये ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें सिर्फ राजकुमार की मान्यता ही दी जाएगी। इसकी वजह से लोगों में और भी ज़्यादा असंतोष बढ़ गया था। तो आइए हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों की। तो आर्थिक कारण में सबसे पहले हम बात करेंगे भारी टैक्स के बारे में। किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था और अगर वे टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन को छीन लिया जाता था। अब हम बात करेंगे दूसरे आर्थिक कारण के बारे में, जो कि था भारतीय उद्योगों का नाश। ब्रिटिश मिलों में बने सस्ते कपड़े भारत में बेचे जाने लगे, जिसकी वजह से भारत के बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए और भारतीय उद्योग भी बंद पड़ गए थे। तो आइए हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के धार्मिक और सामाजिक कारणों की। तो धार्मिक और सामाजिक कारणों में सबसे पहले हम बात करेंगे ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ईसाई मिशनरियों ने भारत में ईसाई धर्म को फैलाने के लिए लालच देकर
लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने वाले लोगों को तरह तरह के लालच दिए गए, जैसे ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दिया जाएगा। इसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा भड़क गए। अब हम बात करेंगे दूसरे धार्मिक और सामाजिक कारण के बारे में, जो कि था लॉर्ड विलियम बेंटिक की सामाजिक सुधार की नीति। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1833 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून को बनाया, लेकिन भारतीय लोगों को ऐसा लगा कि वे उनकी परंपराओं में दखल दे रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। तो आइए हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के सैन्य कारणों की। तो सैन्य कारणों में सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव की। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ नौकर जैसा बर्ताव करते थे। अंग्रेजी अधिकारी भारतीय सैनिकों को मारते, पीटते, गाली देते और झाड़ू लगवाते थे। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को कम वेतन, छोटा पद और बेकार सुविधाएं दी जाती थी, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। अब हम बात करेंगे दूसरे सैन्य कारण के बारे में, जो कि था नई एनफील्ड राइफल। मार्च 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सिपाहियों को एक नई राइफल दी, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सैनिकों को जो राइफल दी थी, उसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। जब भारतीय सिपाहियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। सो आई होप आपको 1857 के विद्रोह के कारण समझ में आ गए होंगे। तो अब सवाल ये आता है कि ये विद्रोह असफल क्यों हुआ और आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से हमें 1857 के विद्रोह के बाद आज़ादी नहीं मिल पाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से नोट्स को ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों के बारे में। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहेब और तात्या तोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हरजत महल जैसे कई वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। इसके कई कारण थे, तो आइए इसे जानते हैं। पहला कारण था सही नेतृत्व में कमी। हर जगह अलग अलग नेता थे, लेकिन कोई एक ऐसा नेता नहीं था जो पूरे देश को एकजुट कर सके। बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया, लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और अंग्रेजों से लड़ने में सक्षम नहीं थे। सभी विद्रोही अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे, लेकिन एक साथ नहीं लड़ रहे थे। दूसरा कारण था विद्रोहियों के पास सीमित हथियार और संसाधन। अंग्रेजों की तुलना में भारतीय विद्रोहियों के पास धन और हथियार बहुत कम थे। इसके अलावा अंग्रेजों के पास ज़्यादा बेहतर हथियार थे। तीसरा कारण था भारतीय राजा और जमींदारों की गद्दारी। 1857 के विद्रोह में बहुत से राजा और जमींदार अंग्रेजों के साथ थे। कुछ जमींदार और अमीर लोग अंग्रेजों से डरते थे, इसीलिए उन्होंने विद्रोहियों की मदद नहीं की। चौथा कारण था विद्रोह का सीमित जगह पर होना। विद्रोह का दायरा सीमित था। विद्रोह एक साथ पूरे भारत में नहीं हो रहा था। विद्रोह उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में हो रहा था। देश के एक बहुत बड़े भाग बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा एवं दक्षिण भारत में ये विद्रोह नहीं फैल पाया। पांचवा कारण था अंग्रेजों ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए बहुत क्रूरता दिखाई। जिन जगहों पर विद्रोह हुआ वहां अंग्रेजों ने लोगों को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया, गांव के गांव जला दिए और सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी थी। विद्रोहियों के हथियार और संसाधन खत्म होने लगे, इसीलिए वे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक नहीं लड़ सके। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा 1857 का विद्रोह क्या था, आखिर क्यों हुआ था 1857 का विद्रोह, इसके पीछे क्या कारण थे, आखिर क्यों असफल हो गया था ये विद्रोह, आखिर क्यों नहीं मिली थी हमें 1857 के विद्रोह के बाद आज़ादी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।